नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, जो हमने इसके पहले पढ़ाया था उसी की कड़ी में हम लोग दूसरा पार्ट लेकर चलने वाले हैं। तो दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं संविधान सभा के सदस्य, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषता और संसदीय स्वरूप। ये चार तथ्य हैं जिनको हम लोग बारी बारी से समझने वाले हैं। संविधान सभा के सदस्यों में संविधान सभा के 284 सदस्य थे। ठीक है, 284 सदस्य थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को संविधान का जो दस्तावेज था उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? वो 284 सदस्यों ने किया था, जिनमें 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। और यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनने में इसको टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। फिर से समझिए, संविधान सभा के सदस्य, ये हमारा पहला तथ्य है जिसमें 284 सदस्यों ने भारत के निर्मित संविधान जब लागू हुआ तो लागू होने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है, बनने में टाइम जो लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान की प्रस्तावना, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो प्रस्तावना है उसका स्रोत अमेरिका है, यानी अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया हुआ है। प्रस्तावना के माध्यम से हम लोग भारत के संविधान को कैसे समझ पाएंगे, प्रस्तावना हमें क्या बताती है उसके बारे में है। प्रस्तावना जो है संविधान का सार है, आदर्श है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, दर्शन है। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें हैं भारत के संविधान के अंदर, वे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो प्रस्तावना में लिखा गया। प्रस्तावना उसका सार है, निचोड़ है। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषता देखिए संघात्मक है और एकात्मक है। एकात्मक संघात्मक का क्या मतलब हुआ? देखिए, कभी कभी संविधान जो है वह केंद्रीकृत हो जाता है। जैसे आपातकाल के समय भारत में जितने भी राज्य हैं उनका अपना एक अलग जो है कि पावर है, पावर ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। न्यायपालिका का अपना अलग पावर है, विधायिका का अलग पावर है, कार्यपालिका का अलग पावर है। ठीक है, राज्यों की अपनी अलग पावर है, स्थानीय शासन की अपनी अलग पावर है। इस चीज़ को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। जबकि कभी कभी एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। जब आपातकाल का समय आता है तो उस समय सारे जो ये आपकी राज्य हैं, यहाँ की जो सरकारें हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है और उनका शासन राष्ट्रपति के द्वारा शासित होने लगता है। तो इसको बोलते हैं केंद्रीकृत, यानी कि दोनों जो है गुण हैं कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीकृत हो जाता है और आवश्यकता नहीं है तो अपने अपने राज्यों को इनका अधिकार या लक्ष्य या शक्तियाँ दी जाती हैं या दी हुई हैं। संविधान ये देता है। और क्या है? आपातकाल में संविधान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, ये भी हमने आपको बताया। एकल नागरिकता, ये भी हमारे देश के जो संविधान है उसका एक विशेषता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो नागरिक हैं और जो भारत है, भारत मतलब पूरा देश, उसके नागरिक। यानी कि एक तो मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो वहाँ का वो नागरिक हुआ, फिर वो जो है उत्तराखंड में रह रहा है तो उत्तराखंड का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का नागरिक अलग है और यूपी का नागरिक अलग है, बल्कि एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब पूरे देश में वो कहीं भी रहे उसकी नागरिकता एक मानी जाएगी, वो सारे स्टेट का हकदार होगा। एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य के कार्य का संचालन करने को बाध्य होता है। इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। बात समझाइए, अगर अलग अलग संविधान होता तो ये अलग विशेषता होती, पर हमारे देश में हमारा जो संविधान है वो ये आदेश देता है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून होगा और एक ही संविधान होगा, जिसके द्वारा केंद्र भी शासन करेगा और राज्य भी अपना शासन करेंगे। संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप क्या है? संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है।
संसदीय स्वरूप जिसकी संरचना एकात्मक और संघात्मक है, जो हमने आपको उपर्युक्त बताया हुआ है। केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, देखिए संसदीय स्वरूप का मतलब हुआ कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, पर वो संवैधानिक प्रमुख होगा, का औपचारिक प्रमुख होगा, पर वास्तविक जो प्रमुख है, शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के कार्यों को खुद उपयोग करता है, खुद जो है करता है। यानी कि अनुच्छेद 74(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देगी और सहायता करेगी। लेकिन इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि ये मंत्रिपरिषद वो करेंगे जो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। तो प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए हो गए। तो राष्ट्रपति के सारे कार्यों को करने के लिए प्रधानमंत्री एलिजिबल होता है। ठीक है, तो आपके 4 पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने बारी बारी से समझ लिया है। फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में नए पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।